This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. Respected teachers and dear students, Assalamu alaikum. आज हम क्लास 5 साइंस चैप्टर नंबर 7 का लेक्चर नंबर 1 पढ़ेंगे. Our topic name is static electricity. Respected teachers, before starting static electricity, do you know what is electricity? Every one of us is familiar with the use of electricity. We use electricity to light up a bulb or run an electric fan for air. In addition to that, television, refrigerator, washing machine, electric iron, and many other devices also work with electricity. Respected teachers, you have already studied that electricity is a form of energy. अब एनर्जी क्या है? एनर्जी की डेफिनेशन देख लेते हैं. एबिलिटी टू डू वर्क is known as energy, and electricity is commonly known as the flow of electric current through conductor. यानी कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को, इलेक्ट्रिक करंट के बहाव को इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है. इलेक्ट्रिसिटी पावर्स मैनी डिवाइसेस वी यूज इन डेली लाइफ. रिस्पेक्टेड टीचर्स, हम सब जानते हैं कि हमारी डेली लाइफ में यूज़ होने वाले बहुत सारे डिवाइसेस इलेक्ट्रिसिटी की बदौलत काम कर रहे हैं. जैसा कि अभी हमने इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन देखी, इलेक्ट्रिसिटी इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स. अब कंडक्टर क्या है? व्हाट इज़ कंडक्टर? द मटेरियल दैट अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू it is known as conductor. For example, metal wires, iron, copper, etc. यानी ऐसी तमाम अशिया जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है कंडक्टर्स कहलाती हैं. मिसाल के तौर पर आयरन, कॉपर वगैरह. However, there is another form of electricity called static electricity. The word static means stationary, stop, which cannot move. यानी स्टैटिक का मतलब है रुकी हुई, ठहरी हुई या जो हरकत ना कर सके. सो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी which does not flow. Instead, it builds up on the surface of objects and stays in one place until it is discharged. Respected teachers, जैसा कि हमने देखा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ऐसी इलेक्ट्रिसिटी होती है जो ऑब्जेक्ट की सरफेस पर ही रहती है और फ्लो नहीं करती और एक ही जगह पे बरकरार रहती है जब तक कि डिस्चार्ज ना हो जाए. रिस्पेक्टेड टीचर्स, नाउ वी डिस्कस डिफरेंस बिटवीन टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. वन इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, अदर इज करंट इलेक्ट्रिसिटी. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या फ़र्क है, हम इसके फीचर्स देख लेते हैं. सबसे पहले मूवमेंट है. इन केस ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, चार्जेस डू नॉट फ्लो, स्टे ऑन द ऑब्जेक्ट सरफेस. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस फ्लो नहीं करते बल्कि वो ऑब्जेक्ट सरफेस पे ही स्टे करते हैं. अब चार्जेस क्या हैं? चार्जेस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. अब ये चार्जेस बनते कैसे हैं? देखें, जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. व्हेन एन एटम लूजेस एन इलेक्ट्रॉन, इट गेट्स पॉजिटिव चार्ज एंड चेंजेस इनटू पॉजिटिव आयन. और जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और ये नेगेटिव आयन में चेंज हो जाता है. यानी व्हेन एन एटम गेन्स एन इलेक्ट्रॉन, इट चेंजेस इनटू नेगेटिव आयन. अब आपको चार्जेस की समझ आ गई होगी. मैंने आपको ये बताया कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की सूरत में चार्जेस फ्लो
नहीं करते, बल्कि वो ऑब्जेक्ट सरफेस पे ही स्टे करते हैं. बट इन केस ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, चार्जेस फ्लो कंटिन्यूसली थ्रू अ कंडक्टर. लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी की सूरत में चार्जेस थ्रू आउट कंडक्टर में से फ्लो करते रहते हैं. नेक्स्ट फीचर इज काज. अब हम इसके काजेस देख लेते हैं. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का काज क्या है और करंट इलेक्ट्रिसिटी का काज क्या होता है, ये कैसे बनती है. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज काज्ड बाय फ्रिक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान फ्रिक्शन की वजह से बनती है. अब फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन इज अ फोर्स. फ्रिक्शन वो फोर्स है दैट स्लोज डाउन और स्टॉप्स थिंग्स व्हेन दे रब अगेंस्ट ईच अदर. जो दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान क्रिएट होती है और ये अपोजिट फोर्स होती है. अब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का काज देख लेते हैं. करंट इलेक्ट्रिसिटी इज काज्ड बाय अ पावर सोर्स. करंट इलेक्ट्रिसिटी पावर सोर्स की वजह से होती है. फॉर एग्जांपल बैटरी और जनरेटर. यानी जब हम बैटरी या जनरेटर पावर सोर्स यूज़ करते हैं तो करंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. अब हम इसका ड्यूरेशन देख लेते हैं. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज़ टेम्परेरी. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आर्जी होती है, टेम्परेरी होती है. वेयर एज करंट इलेक्ट्रिसिटी इज़ कंटिन्यूस. करंट इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूस होती है. इट मीन्स एज लॉन्ग एज पावर इज सप्लाइड. यानी पावर सप्लाई ऑन रहने तक करंट इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूस रहेगी. नेक्स्ट इज एग्जांपल ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. रबिंग अ बलून ऑन हेयर. बलून को हेयर पर रब करना स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की एग्जांपल है. वेयर एज लाइटिंग अ बल्ब विद अ बैटरी. बैटरी के जरिए बल्ब का रोशन होना करंट इलेक्ट्रिसिटी की एग्जांपल है. ठीक है, अब आपको ये क्लियर हो गया है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या फ़र्क पाए जाते हैं. रिस्पेक्टेड टीचर्स, अगर हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ देखें तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज़ मोस्टली ऑब्जर्व्ड इन नेचुरल फिनोमिना. नेचुरल फिनोमिना में ऑब्जर्व की गई है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. वेयर एज करंट इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज्ड इन एवरीडे डिवाइसेस. डेली डिवाइसेस में यूज़ होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी, लाइक फैंस, टीवीज़, टेलीविजन्स में एंड लाइट्स. रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन्स वगैरह में करंट इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है. Respected teachers, to understand static electricity, let us perform an activity which is activity number 7.1 of our chapter 7. अब इस एक्टिविटी को समझने के लिए हम इसके स्टेप सीखेंगे और इसके लिए जो मटेरियल चाहिए वो देख लेते हैं. इस एक्टिविटी के लिए हमारे पास प्लास्टिक कॉम्ब और पेपर बिट्स चाहिए, यानी कागज़ के चंद टुकड़े होने चाहिए. अब हमने करना क्या है? स्टेप नंबर 1, प्लेस अ फ्यू पेपर बिट्स ऑन द टेबल. टीचर्स, आपने फ्यू पेपर बिट्स टेबल पे रख देने हैं. कागज़ के चंद टुकड़े टेबल पे रख देने हैं. नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? स्टेप नंबर 2 में पुल अ प्लास्टिक कॉम्ब थ्रू योर ड्राई हेयर ट्वाइस और थ्राइस इन द सेम डायरेक्शन. अब प्लास्टिक कॉम्ब को बालों में से एक ही डायरेक्शन में 2 या 3 मरतबा फेरें. स्टेप नंबर 3, अब अगले मरले में हमने क्या करना है? ब्रिंग द कॉम्ब नियर द पेपर बिट्स. अब आप प्लास्टिक कॉम्ब को बालों में फेरने के बाद पेपर बिट्स के करीब लाएं. डू द बिट्स स्टिक टू इट. क्या बिट्स इसके साथ चिपक गए हैं? Why does the comb attract these paper bits? कॉम्ब इन पेपर बिट्स को क्यों अट्रैक्ट करती है? अब हम इसका रीजन देखते हैं. रिस्पेक्टेड टीचर्स, द रीजन फॉर दिस फिनोमिनन इज दैट द कॉम्ब हैज एक्वायर्ड चार्ज. आपने देखा प्लास्टिक कॉम्ब ने पेपर बिट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया. सारे पेपर बिट्स जो हैं वो प्लास्टिक कॉम्ब से चिपक गए हैं. इसका रीजन ये है कि प्लास्टिक कॉम्ब ने चार्ज गेन कर लिया है और कॉम्ब पर चार्ज आ जाने की वजह से पेपर बिट्स कॉम्ब की तरफ अट्रैक्ट हो गए हैं.
चार्ज इज ए बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। रिस्पेक्टेड टीचर्स, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है उस पर चार्ज आ जाता है। अब टाइप्स ऑफ चार्ज हम देख लेते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। लेट अस ऑब्जर्व द टाइप्स ऑफ चार्ज बाय एन एक्टिविटी which is activity number 7.2। रिस्पेक्टेड टीचर्स, टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को समझने के लिए हम ये एक्टिविटी समझेंगे, और इस एक्टिविटी के लिए हमारे पास जो मटेरियल होना चाहिए उसमें वुलन क्लॉथ और इन्फ्लेटेड बलून चाहिए, थ्रेड चाहिए और स्टैंड चाहिए। अब सबसे पहला स्टेप क्या करना है? स्टेप नंबर 1, सस्पेंड एन इन्फ्लेटेड बलून विद द स्टैंड यूजिंग अ थ्रेड। यानी आपने करना क्या है, आपने हवा से भरे हुए गुब्बारे को थ्रेड की मदद से स्टैंड के साथ सस्पेंड कर देना है, यानी लटका देना है। स्टेप नंबर 2 में आपने क्या करना है? ब्रिंग अ पीस ऑफ वुलन क्लॉथ नियर, डज द क्लॉथ अट्रैक्ट द बलून टुवर्ड्स इट। अब आपने वुलन क्लॉथ को बलून के करीब ले जाना है। क्या वुलन क्लॉथ बलून को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है? नो। रिस्पेक्टेड टीचर्स, आप देखेंगे कि वुलन क्लॉथ बलून को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा। अब हम इसका स्टेप नंबर 3 देखते हैं कि उसमें हमने क्या करना है। स्टेप नंबर 3, रब द बलून विगोरसली विद द वुलन क्लॉथ एंड देन रिमूव इट। अब हमने बलून को वुलन क्लॉथ से अच्छे तरीके से रब करना है और फिर इसे हटा देना है। नेक्स्ट क्या करना है? स्टेप नंबर 4 में ब्रिंग द क्लॉथ नियरर द बलून स्लोली वंस अगेन। अब आहिस्ता आहिस्ता हमने वुलन क्लॉथ को बलून के करीब लाना है एक मर्तबा फिर। रिस्पेक्टेड टीचर्स, आप नोटिस करें, डज द क्लॉथ अट्रैक्ट द बलून दिस टाइम? क्या क्लॉथ ने इस मर्तबा बलून को अट्रैक्ट किया है या नहीं? यू विल ऑब्जर्व दैट द क्लॉथ अट्रैक्ट्स बलून दिस टाइम। अब आप देखेंगे क्लॉथ ने इस मर्तबा बलून को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है। क्या आपको इसकी रीजन समझ आई है? इसकी रीजन ये है, द रीजन इज दैट देयर वाज नो चार्ज ऑन बोथ ऑफ देम बिफोर रबिंग। यानी रबिंग से पहले उन दोनों पे कोई चार्ज नहीं था। आफ्टर रबिंग के बाद दे हैव एक्वायर्ड अपोजिट चार्जेस। दोनों ने, यानी वुलन क्लॉथ ने और बलून ने अपोजिट चार्जेस अटेन कर लिए, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से दे अट्रैक्ट ईच अदर, दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया। रिस्पेक्टेड टीचर्स, आपने देखा द बलून हैज एक्वायर्ड नेगेटिव चार्ज एंड द क्लॉथ पॉजिटिव चार्ज। बलून ने नेगेटिव चार्ज गेन कर लिया और क्लॉथ ने पॉजिटिव चार्ज। So there are two types of charges. One is positive charge and other is negative charge. Respected teachers, अब मैं आपके साथ एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन शेयर करती हूँ जो आसमानी बिजली के बारे में है, जिसे हम लाइटनिंग कहते हैं। ये क्या होती है? ये बिजली चमकना क्या होता है? आसमानी बिजली जब चमकती है वो कैसे होती है? लाइटनिंग कैसे होती है? होता ये है, द क्लाउड्स आर चार्ज ड्यू टू रबिंग विद एयर। हवा के साथ रब होते हुए क्लाउड्स, यानी जो बादल होते हैं, वो चार्ज हो जाते हैं। वन एंड ऑफ द क्लाउड बिकम्स पॉजिटिव। क्लाउड्स का एक एंड पॉजिटिव हो जाता है एंड द अदर नेगेटिव, और दूसरा एंड नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है दूसरे एंड पे। अब जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रखने वाले, यानी दो अपोजिट चार्ज रखने वाले क्लाउड्स आमने सामने आते हैं, एक दूसरे के करीब होते हैं, तो स्पार्क पैदा होता है। स्पार्क इज प्रोड्यूस्ड व्हेन क्लाउड्स हैविंग अपोजिट चार्ज कम नियर ईच अदर। अपोजिट चार्ज रखने वाले क्लाउड्स जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो स्पार्क पैदा होता है। वी कॉल इट लाइटनिंग। हम इसे बिजली का चमकना कहते हैं। दिस इज अ काइंड ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। यही स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, अब आपको लाइटनिंग यानी बिजली से चमकना इसकी समझ आ गई है।
तो अब आगे चलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को देख लेते हैं। रिस्पेक्टेड टीचर्स, टू अंडरस्टैंड प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, लेट अस डिस्कस एक्टिविटी नंबर 7.3। अब इस एक्टिविटी के लिए हमें 2 इन्फ्लेटेड बलून्स चाहिए और 2 स्टैंड चाहिए, साथ ही हमें थ्रेड चाहिए। अब इसके स्टेप्स देख लेते हैं। स्टेप नंबर 1, सस्पेंड 2 इन्फ्लेटेड बलून्स विद द स्टैंड यूजिंग थ्रेड। अब 2 इन्फ्लेटेड बलून्स को थ्रेड के जरिए स्टैंड के साथ सस्पेंड कर दें, यानी लटका दें। स्टेप नंबर 2, नेक्स्ट हमने क्या करना है, स्टेप 2 में प्लेस देम एट अ स्मॉल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। अब दोनों बलून्स को, दोनों स्टैंड्स को थोड़े फासले पे रखना है। स्टेप नंबर 3 हमारा क्या है, स्टेप नंबर 3, ब्रिंग द बलून्स क्लोजर बाय मूविंग द स्ट्रैंड्स। अब बलून्स को क्लोज कर देना है, स्ट्रैंड्स को मूव करवाते हुए उनको क्लोज ले आना है बलून्स को। डू द बलून्स अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। क्या बलून्स अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। रिस्पेक्टेड टीचर्स, आप देखेंगे बलून्स ना तो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, ना ही रिपेल करेंगे। अब हम इसका स्टेप नंबर 4 देख लेते हैं। रब ईच बलून विद अ वुलन क्लॉथ। अब दोनों बलून्स को वुलन क्लॉथ से रब करेंगे। ब्रिंग देम क्लोज अगेन। अब रब करने के बाद उन दोनों बलून्स को फिर एक दूसरे के करीब लाएंगे। डू दे अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। अब आप चेक करें कि दोनों बलून्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। इस दफा आप देखेंगे दोनों बलून्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि दोनों बलून्स को आपने वुलन क्लॉथ से रब किया, तो दोनों बलून्स ने सेम चार्ज गेन किया। तो सेम चार्ज गेन करने की वजह से दोनों बलून्स एक दूसरे को रिपेल करने लग जाते हैं। अब स्टेप नंबर 5 में हमने क्या करना है, स्टेप नंबर 5 में हमने मटेरियल चेंज कर देना है। नाउ रब 1 बलून विद वुलन क्लॉथ। अब एक बलून को हम वुलन क्लॉथ से रब करेंगे एंड द अदर विद अ प्लास्टिक कॉम्ब और रूलर, और दूसरे बलून को हम प्लास्टिक कॉम्ब या रूलर के साथ रब करेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, ब्रिंग द बलून्स क्लोजर। 2 मुख्तलिफ चीजों से रब करने के बाद अब हमने बलून्स को दोबारा एक दूसरे के नजदीक लाना है। डू दे अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। क्या वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। Respected teachers, when one balloon was rubbed with woolen cloth and the other with plastic object, they acquired opposite charges. यानी जब हम, आप देखेंगे कि जब हम एक बलून को वुलन क्लॉथ से रब करेंगे और दूसरे बलून को अपोजिट चीज यानी प्लास्टिक कॉम डिफरेंट चीज से आप प्लास्टिक ऑब्जेक्ट से रब करेंगे या रूलर से रब करेंगे, तो उस दोनों पे अपोजिट चार्ज आ जाएंगे। हैंस दे अट्रैक्ट ईच अदर, जिसकी वजह से अब दोनों बलून्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लास्ट स्टेप में आपने देखा था कि दोनों बलून्स को हमने वुलन क्लॉथ से रब किया था, दोनों को हमने सेम चीज से रब किया था, तो सेम चार्जेस आने थे। अब हमने जब डिफरेंट चीजों से रब किया, एक बलून को हमने वुलन क्लॉथ से रब किया और दूसरे बलून को हमने प्लास्टिक मटेरियल से रब किया, तो दोनों क्योंकि डिफरेंट थिंग्स थी, तो दोनों बलून्स पे डिफरेंट चार्जेस आ गए। जब दोनों बलून्स पे डिफरेंट चार्जेस आए तो दोनों बलून्स ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया। तो इससे क्या नतीजा निकलता है, इससे नतीजा ये निकलता है कि सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। यानी एक जैसे चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अगर तो चार्जेस सेम होंगे यानी पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, और इसी तरह नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा। लेकिन अगर चार्जेस डिफरेंट हुए, अपोजिट चार्जेस हुए, जैसे एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। रिस्पेक्टेड टीचर्स, अब मैं आपको इसकी रीजन समझा देती हूँ, हाउ एंड वाई, ऐसा क्यों और कैसे होता है। रिस्पेक्टेड टीचर्स, व्हेन 2 डिफरेंट मटेरियल्स आर रब टुगेदर, जब 2 मुख्तलिफ चीजों को रब किया जाता है आपस में, द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन मटेरियल आर ट्रांसफर्ड टू द अदर,
तो एक मटेरियल से इलेक्ट्रॉन दूसरे मटेरियल की तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं। द मटेरियल विच लूजेज इलेक्ट्रॉन, वो मटेरियल जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है उसमें। एंड द अदर, और दूसरा मटेरियल विच हैज़ नाउ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दूसरा मटेरियल जिसमें अब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गए, जिसने इलेक्ट्रॉन्स गेन्स कर लिए हैं, बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। तो उस पर दूसरे मटेरियल पे, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो दूसरे मटेरियल पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है इलेक्ट्रॉन के ज़्यादा हो जाने की वजह से। ठीक है, अब आपको समझ आ गई है कि कैसे चार्जेस आते हैं इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र होने की वजह से, मटेरियल के ऊपर कैसे चार्जेस आ जाते हैं। अब मैं एक और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करती हूँ जो हमारे टॉपिक में से ही है, पॉइंट टू पॉन्डर, चार्ज ऑन द हेयर, जो हमारे बालों पे चार्ज आ जाता है जब हम कंघी करते हैं। इसमें ये लिखा हुआ है, व्हेन अ प्लास्टिक कॉम्ब इज पुल्ड थ्रू ड्राई हेयर इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड। व्हाट इज द चार्ज ऑन द हेयर, व्हाट कॉजेज द हेयर टू पुश अपार्ट। पहले तो ये देख लेते हैं कि जब हम प्लास्टिक कॉम्ब हेयर में से करते हैं तो हेयर पे पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाते हैं हमारे हेयर, वो क्यों हो जाते हैं, उसकी क्या रीज़न होती है, हेयर पे क्यों पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। रिस्पेक्टेड टीचर्स, फ्रिक्शन बिटवीन द कॉम्ब एंड द हेयर कॉजेज इलेक्ट्रॉन्स टू बी ट्रांसफर्ड। फ्रिक्शन जो होती है, जो अपोजिट फोर्स होती है कॉम्ब और हेयर के दरमियान, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम द हेयर टू द प्लास्टिक कॉम्ब, हेयर में से इलेक्ट्रॉन्स प्लास्टिक कॉम्ब में मूव हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट द कॉम्ब गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, कॉम्ब इलेक्ट्रॉन गेन्स करती है और उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जबकि द हेयर लूजेज इलेक्ट्रॉन्स, जो हेयर होते हैं उनमें से इलेक्ट्रॉन लूज हो जाते हैं और उन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसके साथ ही बताया हुआ है, वाई डज हेयर पुश अपार्ट। इसमें साथ ही ये पूछा हुआ है, वाई डज हेयर पुश अपार्ट, यानी बाल एक दूसरे से दूर क्यों हो जाते हैं। रिस्पेक्टेड टीचर्स, अभी हमने डिस्कस किया कि हेयर से इलेक्ट्रॉन्स कॉम्ब में ट्रांसफ़र हो जाते हैं तो तमाम हेयर्स पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। आफ्टर बिकमिंग पॉजिटिवली चार्ज्ड ईच स्ट्रैंड ऑफ हेयर कैरीज द सेम टाइप ऑफ चार्ज। इसका मतलब ये है कि तमाम हेयर स्ट्रैंड पे सेम चार्ज आ गया जो कि पॉजिटिव चार्ज है। सो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, सिमिलर चार्जेस रिपेल करते हैं। सो ईच हेयर स्ट्रैंड रिपेल्स द अदर, मेकिंग देम स्ट्रैंड अप एंड पुश अपार्ट। तो बालों पे सेम चार्ज आ जाने की वजह से वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। Respected teachers, this is a clear example of static electricity and the principle that like charges repel, opposite charges attract. I hope कि आपको हेयर की एग्जाम्पल से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी समझ आ गई होगी। रिस्पेक्टेड टीचर्स, अब मैं आपसे एक और रियल लाइफ एग्जाम्पल शेयर करती हूँ। You also know that when you walk across a carpet and then touch a metal doorknob, you might feel a shock. That's static electricity. जी टीचर्स, आपने महसूस किया होगा कि जब आप कारपेट पे चलते हैं और उसके बाद आप डोर नॉब को टच करते हैं तो आपको एक हल्का सा झटका महसूस होता है। ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होता है। होता क्या है, योर बॉडी बिल्ट अप एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कारपेट, कारपेट से इलेक्ट्रॉन्स आपकी बॉडी में चले जाते हैं। एंड व्हेन यू टच द डोर नॉब, और जब आप डोर नॉब को टच करते हैं, द इलेक्ट्रॉन्स जम्प्ड फ्रॉम यू, तो इलेक्ट्रॉन्स आप में से जम्प फ्रॉम यू टू द मेटल में, यानी वो जो हैंडल है डोर का, उसमें शिफ्ट हो जाते हैं। आपकी बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स मेटल में शिफ्ट हो जाते हैं, विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी वेल। आपको पता है मेटल जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, रिजल्टिंग
क्रिएटिंग अ क्विक डिस्चार्ज, अ मिनी स्पार्क, जिसकी वजह से आपको हल्का सा झटका महसूस होता है। ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की रीज़न होती है, उसकी वजह से होता है। रिस्पेक्टेड टीचर्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज मोर नोटिसेबल इन ड्राई एयर। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ड्राई एयर में नोटिसेबल है बिकॉज मॉइस्चर इन द एयर कैन हेल्प डेसिपेट इलेक्ट्रिकल चार्जेस। अगर तो मॉइस्चर हो एयर में तो ये इलेक्ट्रिकल चार्जेस को डिस्चार्ज कर सकती है, डिस्पर्स कर सकती है। इट कैन बी बोथ हार्मलेस लाइक अ स्मॉल शॉक और डेंजरस। तो ये हार्मलेस भी हो सकती है, जैसा कि हल्का सा झटका महसूस होना, या ज़्यादा डेंजरस हो सकती है इनफ्लेमेबल इन्वायरमेंट्स के केस में। रिस्पेक्टेड टीचर्स, स्टार्ट में मैंने आपको शेयर किया था चार्ज, और ये भी बताया था चार्ज इज़ अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज किसी भी मैटर की बेसिक प्रॉपर्टी है। अब मैटर क्या है आप सब जानते होंगे, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स दैट हैज़ सम mass and occupies some space is known as matter। इस यूनिवर्स में हर वो शय जो मैस रखती है और स्पेस ऑक्यूपाई करती है वो मैटर कहलाती है। अब मैटर क्या है? मैटर इज कंपोज्ड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स नोन एज एटम्स। अब एटम क्या है? एटम कंटेन्स फर्दर स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब एटम मैटर का वो छोटे से छोटा पार्टिकल है, ज़रा है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं। प्रोटॉन हैज़ पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स हैज़ द सेम अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। अब जितना प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है उतनी ही अमाउंट में इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज हो जाता है। और किसी भी एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल नंबर में मौजूद होते हैं। एज ए होल, नतीजे के तौर पे एटम इज़ अ न्यूट्रल। मजमूई तौर पर एटम न्यूट्रल हो जाता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। और न्यूक्लियस में मौजूद न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन न्यूट्रल ज़रा होता है। रिस्पेक्टेड टीचर्स, नाउ वी डिस्कस यूजेस ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के यूजेस देख लेते हैं। Static electricity is used in photocopiers. In case of photocopiers, static electricity helps attract toner, which is ink powder, to the paper in the correct shape of the text or image. यानी static electricity इंक पाउडर को, टोनर को हेल्प करती है कि वो पेपर पर करेक्ट शेप या टेक्स्ट को या इमेज को करेक्ट शेप दे। यूज इन प्रिंटर्स, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड इन प्रिंटर्स वेयर लेजर प्रिंटर्स आल्सो यूज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी टू प्लेस इंक इनटू द पेपर। लेजर प्रिंटर्स में इंक पेपर पे कैसे यूज होती है, ये भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से है। यूज इन एयर प्योरीफायर्स एंड चिमनीज, static electricity helps remove dust and smoke particles। डस्ट और स्मोक पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए एयर प्योरीफायर से और चिमनीज से फ्रॉम द एयर यूजिंग चार्ज प्लेट्स। चार्ज प्लेट्स को यूज़ करते हुए स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एयर प्योरीफायर्स और चिमनीज में से डस्ट, स्मोक को रिमूव कर देती है। इन पेंटिंग कार्ड्स, ये स्प्रे पेंट्स आपने देखे होंगे। स्टैटिक चार्ज हेल्प्स spray paint stick evenly and firmly to the surface। Next, use in dust removal. Some devices use static electricity to attract dust, like electrostatic dusters। Electrostatic dusters में भी dust जो है वो attract हो जाती है static electricity की वजह से। Next, plastic wrap cling। The clingy nature of plastic wrap is due to static electricity, which helps it stick to surfaces। प्लास्टिक रैप की जो क्लिंगी नेचर है वो भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से है, जिसकी वजह से ये किसी भी सरफेस के साथ स्टिक हो जाता है। नेक्स्ट, यूज इन एग्रीकल्चर। समटाइम्स यूज्ड इन क्रॉप स्प्रेइंग
to make chemicals stick better to plants. फसलों को बाज़ औक़ात जो मुख्तलिफ स्प्रे किए जाते हैं तो उसमें भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी उन केमिकल्स में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की बदौलत जो है वो अच्छे तरीके से प्लांट्स के साथ स्टिक हो जाते हैं. Respected teachers, now we recap electric current. As we see that flow of charge is known as an electric current. चार्ज का फ्लो इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है. एंड व्हाट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी? देयर इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच डज नॉट फ्लो. इट इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. रिस्पेक्टेड टीचर्स, हमने इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन सीखी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में तफसील से पढ़ा है, चार्जेस के बारे में पढ़ा है, टू टाइप्स ऑफ चार्जेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस को देखा है, और हमने ये भी समझा है सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, और हमने इनसे रिलेटेड डिफरेंट एक्टिविटीज़ डिस्कस की आज के टॉपिक में. टाइप्स ऑफ चार्ज के साथ साथ हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज भी डिस्कस किया. हमने कंडक्टर के बारे में जाना, हमने मैटर की डेफिनेशन सीखी, चार्ज की डेफिनेशन सीखी, एटम की डेफिनेशन हमने डिस्कस की, और एटम के जो नेक्स्ट फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनके बारे में हमने डिस्कस किया. रियल लाइफ एग्जांपल्स मैंने आपको शेयर की, जिसमें मैंने आपको व्हाट इज़ लाइटनिंग, बिजली चमकना क्या होता है, वो बड़ी डिटेल से मैंने आपको समझाया है. दो डिफरेंट मटेरियल्स पे कैसे डिफरेंट चार्जेस जो हैं आते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करते हैं, ये भी हमने आज के टॉपिक में सीखा है. रिस्पेक्टेड टीचर्स, उम्मीद करती हूँ आपको आज का टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा. अब आप अपने क्लास में स्टूडेंट्स को मज़ीद इसकी प्रैक्टिस करवाएं और क्लासरूम में एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवाते हुए स्टूडेंट्स को टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग दें. अब इजाज़त चाहूँगी. स्टे ब्लेस्ड. अल्लाह हाफिज़.